नया दशक भारत के भीतर नई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निर्माण के लिए है और ये समय भारत के प्रभाव को दुनिया भर में फैलाने के लिए एकदम सही है। ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो स्टार्टअप कल्चर है उसको एमएनसीज तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से जो बहुराष्ट्रीय, जो देसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको बनाने की ज़रूरत है और उस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह की नीतियां हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स बना रहे हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उन सबसे आपको मैं मिलवाता हूं। हमारे साथ पंखुड़ी दत्त हैं जो कि नीति आयोग में पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ सिद्धार्था हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं और हमारे साथ आशुतोष चौधरी भी जुड़े हुए हैं जो कि को फाउंडर हैं उन्नति ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के। ये एक स्टार्टअप है जिसको अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया है। आप सबका स्वागत है राज्यसभा टेलीविजन में। और सिद्धार्थ, आपसे शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो दशक है ये भारतीय स्टार्टअप्स का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में तब्दील होने का दशक होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री का कहना था यह था कि अभी हमारे देश में पिछले वर्ष में लगभग 11, जहां तक मुझे याद है, 11 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बने, यानी जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हुई। और यह स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों में ही जिन्होंने अपना कारोबार चालू किया है और एक जो उनमें निवेश हुआ है वह काफी तेज रफ्तार से हुआ है और जैसे जैसे निवेश हुआ है उनकी वैल्यूएशन बढ़ती गई है। तो शेयर होल्डर्स के लिए काफी वेल्थ उन्होंने क्रिएट किया है। प्रधानमंत्री का मानना यह है कि यह स्टार्टअप जो कि शुरुआती दौर में भारत के मार्केट पर ही फोकस करके चल रहे हैं, अब वह समय आ गया है कि इनको विश्व स्तरीय कंपनियों में तब्दील की जाए। अब वह जो है भारत से बाहर अपने पैर फैलाएं और उस जगह पर वह एक अपना वहां विश्व बाजार में अपनी पकड़ बनाए और वहां के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करें। हालांकि प्रधानमंत्री का कहना सिर्फ स्टार्टअप्स पे ही सीमित नहीं है। उनका मानना यह भी है कि भारतीय कंपनियां विदेश बाजार में जाएं और यह चीज पिछले काफी सालों से होती आ रही है। उसका फायदा जो पहले जो कंपनियां गई हैं उसका फायदा नई कंपनियों को भी होगा, क्योंकि एक ब्रांड इंडिया जो है एक बन के खड़ा हो गया है। भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार में लोग पहचानते हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो बिरला की कंपनियां हों, जो कि विदेशी बाजार में काफी विदेशी कंपनियों को खरीद के वहां पर अपना, जैसे जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा गया हो, चाहे अन्य कंपनियों को खरीदा गया हो। भारतीय जो दवा की कंपनियां हैं उन्होंने अपना एक अहम स्थान बना लिया है विदेशी बाजार में, चाहे वो एड्स की दवाइयां हो, चाहे अन्य वैक्सीन के साथ हो। तो प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो ये उनके आत्मनिर्भर भारत का जो सारा पैकेज है उसमें भी यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने जैसा पहले कहा है कि जो हमारी कंपनियां हैं वो सिर्फ भारतीय मार्केट के लिए बनाए बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बनाए। तो मेरे ख्याल से उसी कड़ी में यह स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था। जी जी बिल्कुल, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो या फिर ये जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं सीधे तौर पर ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश है, जैसे सिद्धार्थ बता रहे थे। पंखुड़ी, आपको लाना चाहूँगा यहाँ पर। अगर हम इन सब एम्स की बात करें, इन सब गोल्स की बात करें, जिस तरह से एक जो भारतीय कंपनियां हैं उनको वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनानी होगी और उसके लिए एक बड़ी पहल करनी होगी, उसी दिशा में अगर नीतियों की बात करें तो जो नीतिगत रवैया है या फिर जो नीतियां, अलग अलग पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं, उनके नज़रिए से देखें तो ये कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो इंडस्ट्री है उसको या फिर जो स्टार्टअप्स हैं उनको, ताकि उनको बढ़ावा मिले और वो अपने साथ भारत का नाम भी बाहर रोशन कर पाए।
पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तो कुछ ही दिन पहले ही खबर आई थी कि जिन स्टेट्स ने स्टार्टअप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टेट्स में, वो एडिशनल फाइनेंस भी रेज कर सकते हैं। ये प्रोविजन मई में आया था। तो सरकार पॉलिसी बना रही है ताकि लोग स्टेट्स भी कंप्लाई करें स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को हेल्प करने में। जहाँ तक पीएम मोदी का सवाल है, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, उन्होंने संबलपुर में जो आईएम खुल रहा है वहाँ पे ये स्पीच दिया और वो कह रहे थे कि आजकल जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो टियर 2 टियर 3 सिटीज में आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए ताकि लोग टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी बिजनेस कर सकें। तो वो इकोसिस्टम के लिए यूनिवर्सिटीज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो R&D फंड्स अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास एकेडमिया के पास वो बैकग्राउंड होता है ताकि वो इंक्यूबेशन दे सके किसी नई कंपनी को या तो उनको हैंड होल्डिंग कर सके। तो जैसे संबलपुर में हमारा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, अब वहाँ पे एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन खुल रहा है। तो इस तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड करना जहाँ बच्चे पढ़ भी सकते हैं और साथ में बिजनेस आइडियाज को इंक्यूबेशन सेंटर्स या मैनेजमेंट स्कूल्स के थ्रू मदद लेकर आगे बढ़ भी सकते हैं। तो ये पूरी होलिस्टिक एनवायरनमेंट बनाने वाली बात की है एंड उसी चीज़ के बारे में उसको फिर उस बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करें कि अगले आने वाले दशक में कैसे ये स्टार्टअप जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से आएंगे वो आगे बिजनेस को लेके जाएंगे ग्लोबली। जी जी। अब मैं इस पर आशुतोष चौधरी को भी लाना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, युवा व्यवसायी हैं, एक स्टार्टअप आपने शुरू किया है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं स्टार्टअप से एमएनसी तक का सफ़र, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने का सफ़र, और ये जो दशक है वो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का होना चाहिए। पहला सवाल तो ये कि आपके नज़रिए से कितना आसान या कितना मुश्किल ये जो टारगेट है वो लगता है, और दूसरा, जिस तरह पंखुड़ी बता रही थी, नीतियां जो हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को या फिर एक एमएनसी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां हैं, उन पर आप एक युवा व्यवसायी के तरीके से किस तरह से देखते हैं उसको? जो नीति आई हैं, जो पॉलिसी आई हैं, उनसे बहुत कुछ एंटरप्रेन्योर्स को बहुत हेल्प मिली है। ईज ऑफ बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, इन सब से बहुत हेल्प मिली है। अब पहले स्टार्टिंग में स्टार्टअप में स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता था, कैसे उसका पहले हम कंप्लाइंस पे ध्यान दें, टैक्सेशन का इशू आएगा, बट जो बेसिक आइडिया और स्टार्टअप प्रॉब्लम सोल्व करना था उस पर फोकस डाइवर्ट होने लगता था। ये स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी से कितना उसे ईज हो गया बिजनेस। सेकंड, उसमें जो मेन जो एक स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए जो फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का नीड होता है, वो स्टार्टअप इंडिया ने हेल्प किया है। और जो इतना प्रोत्साहन जो मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी से मिलता है, उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता है। अब हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये अब हमारा जो स्टार्टअप है वो पैन इंडिया नहीं, अब हम उसे अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, एक अदर कंट्री में लेके जा सकते हैं और एक मल्टीनेशनल स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। और इसमें जस्ट बस एक ही जो हमें लगता है स्टार्टअप एज ए जो आएगा, और जो हमारा ईज ऑफ फंड्स और जो उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, एमएनसी बनाने के लिए सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट होता है, और जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, जो बड़ा राउंड ऑफ फंड। जैसे अभी कुछ हाल फिलहाल में पेटीएम ने भी बड़े फंड्स के लिए उन्होंने वर्कशेयर हैथवे और वॉरेन बफेट के वहाँ से भी फंड्स लिए। हमारे नोएडा के पेटीएम ने उसको एक इतने बड़े लेवल पे उन्हें भी वो किया है। और लास्ट कुछ सालों में दिखा कि बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत सारा ट्रस्ट आया है इंडिया। लेकिन ये सारी इनिशिएटिव्स के बाद मुझे लगता है कि हमारा ये मल्टीनेशनल बनाने के लिए हमें जो नेक्स्ट लेवल पर जाना है वो बहुत ईजी हो जाएगा। एक इतना सपोर्ट मिलेगा कि हम नेक्स्ट लेवल पर जा पाएंगे। जी जी। सिद्धार्थ, आपको लाना चाहूँगा यहाँ पर, जिस तरह से एक इकोसिस्टम की बात कर रही थी पंखुड़ी भी, और आशुतोष जो कह रहे हैं कि कई ऐसी स्कीम्स हैं, कई ऐसी नीतियां हैं जिनका फ़ायदा ज़रूर मिला आशुतोष जैसे जो युवा व्यवसायी हैं उनको, जो वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्टार्टअप शुरू किए, वो अलग अलग स्टेज में ज़रूर होंगे। लेकिन सिद्धार्थ, आप लगातार इस पर नज़र बनाए रखते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल आपको लगता है ये जो जिसे कहा जाए टारगेट है कि इस दशक के दौरान हमको भारत की जो कंपनियां हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हों या बाकी छोटी कंपनियां हों, उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तौर पर बढ़ावा देना है? देखिए, जो हमारे यहाँ जो व्यवसाय करने की जो सारी व्यवस्था है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भले ही इम्प्रूव हुआ हो, काफी उसमें हमने काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन काफी सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जिस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जैसा आशुतोष जी बता रहे हैं, जो कैपिटल है, पूंजी है, वो अभी भी हम देशी प्राइवेट इक्विटी पर या पे निर्भर हैं। यदि आप कोई भी हमारे बड़े जिनको यूनिकॉर्न देख लें, वह देखेंगे तो वह मतलब गिने चुने, जो चाहे वो सॉफ्ट बैंक हो, चाहे सेक्वा हो, इस प्रकार की जो विदेशी पूंजी है उसकी बदौलत बढ़े हैं। हमारे यहाँ कोई भी वेंचर कैपिटल कंपनी या प्राइवेट इक्विटी कंपनी बड़ी नहीं है। जो है वह सरकारी क्षेत्र में 2-4 हैं, सो वो आई हैं। अगर आप रिलायंस को भी देखें, जब रिलायंस को भी पैसे उठाने थे तो उन्होंने विदेशी पूंजी पे जियो के लिए उन्होंने विदेश से पैसे उठाए। हमारे यहाँ ऐसे पूंजी नहीं है, और यह एक बड़े लेवल, बहुत ही बड़ा फंड की आवश्यकता है ये। और भारत सरकार 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 करोड़ देगी, उससे नहीं होगा। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है, और जैसे जैसे हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे कंपनियां बढ़ेंगी, इस पूंजी की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज जो है वो हमारी टैक्स की नीति है। यदि आप देखें तो हमारी काफी कंपनियां जो स्टार्टअप्स हैं, वह भले ही भारत में चालू होती हैं, वह विदेश में जाके रजिस्टर करती हैं, क्योंकि चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे दूसरी जगह हो, क्योंकि वहां पर जो टैक्स के दर हैं वो बहुत कम है। तो अगर आपको और कंपेटिटिव होने के लिए किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिजनेस को कंपेटिटिव होने के लिए एक टैक्स रेट लो होने की आवश्यकता है। चाहे आपने 15% किया हो, लेकिन कई देशों में वो 1% पे टैक्स पर जा रही हैं। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों ने इस पे अभी हाल फिलहाल में इस पे काफी चर्चा हुई है। पूंजी हो गया, आपका टैक्स की दर हो गई, अब जो आपका सारा जो लीगल सिस्टम है, इसमें एक बार केस फंस गया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इस पे बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है आने वाले दिन में। जी जी पंकुड़ी, कई महत्वपूर्ण पहलू सिद्धार्थ ने बताए, और आशुतोष ने भी जिस तरह से जिक्र किया, खासतौर पे पूंजी निवेश और जो टैक्सेशन की व्यवस्था है, वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाते हैं जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ग्रोथ की या छोटी कंपनियों के ग्रोथ की। तो आपके नजरिए से क्या, जिस तरह से सिद्धार्थ कह रहे हैं कि कुछ और बदलाव लाने की जरूरत है, और किस तरह से वो बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जहाँ तक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात है, वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत में भी ये है कि आप इंडिया में इंडियन लोग इंडियन चीज़ें यूज़ करके बनाएं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है तो वो कंट्री के लिए एक अच्छा सिग्नल है कि आप बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंट्री को ट्रस्ट करते हैं अपना पैसा यहाँ डालने में। और अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को भी कंपेयर करें ये ग्रेट लॉकडाउन से, तो उसमें भी इमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसे अगर जा रहे हैं तो वो इंडिकेट करता है ग्लोबली कि आपकी कंट्री स्टेबल है, आप पैसा नहीं लूज करेंगे। टैक्स रेट्स की जहां तक बात है, तो पिछले साल भी FM मैम ने अनाउंस किए थे टैक्स रिफॉर्म्स, जो कि कुछ हद तक काम आ रहे हैं। आगे चल के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अभी भी इंडिया 3rd मोस्ट ल्यूक्रेटिव मार्केट माना जा रहा है स्टार्टअप बिजनेस के लिए, और लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी कंपनीज ने लेवरेज किया और पिविट किया अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को, ताकि सर्वाइव कर सके और आगे बढ़ सके। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिन पे ध्यान दिया जा सकता है, जो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी एनवायरनमेंट स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में अच्छा माना जाता है। जी जी बिल्कुल, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें कई सारे प्रोत्साहन स्टार्टअप्स को, जो युवा व्यवसायी है, उनको मिल रहे हैं। आशुतोष, एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा, और जो मैंने पहले सवाल पूछा था वो उसको अगर दूसरे नज़रिए से देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप स्वयं एक युवा व्यवसायी हैं, ये सब